हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 जो क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 को, जिसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। क्या पढ़ने वाले हैं हम? किंगडम मोनेरा। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम सीख चुके हैं कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड किया है और वो 5 किंगडम क्या क्या है? फर्स्ट है मोनेरा, then second is Protista, third is fungi, fourth is plantae and fifth is Animalia। और इन 5 किंगडम में डिवाइड करने के लिए आपने अलग अलग कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं, कुछ आपने बेसिस लिए हैं और वो बेसिस क्या है? सेल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल वॉल टाइप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनके बेसिस पे जो अब आपने 5 किंगडम्स को डिवाइड किया है, आर.एच. विटाकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें आज हम फर्स्ट किंगडम जो है किंगडम मोनेरा, आज हम किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। आप पहले से क्या जानते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में? बताइए मुझे, कब कैसे किंगडम मोनेरा एग्जिस्टेंस में आया था? तो किंगडम मोनेरा एग्जिस्टेंस में आया था जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, डिस्कवर किया गया इन द सेंस। तो कैसे? अब जब सारे देख लिए पहले कि ओके कुछ कार्लस लिनियस के सिस्टम्स में कुछ क्या थी? गड़बड़ थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक सबको एक साथ ही रख दिया था। तो इसके कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो फिर इसलिए फर्दर नए वाले किंगडम्स क्रिएट किए गए और उसमें से भी जो किंगडम मोनेरा क्रिएट हुआ, इसके अंदर क्या आया? इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? इसके अंदर ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म आ गए। पहली चीज जो प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो यार आप लोग देखिए समझते होंगे, अब आप बहुत बड़े हो गए हैं। प्रोकैरियोटिक और दूसरी चीज यूनिसेल्यूलर, दूसरी चीज यूनिसेल्यूलर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई किंगडम मोनेरा की? किंगडम मोनेरा की 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम मोनेरा बेसिकली इसके आगे बैक्टीरिया लिख दिया है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने भी बैक्टीरिया इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं तो दे हैव अ सेपरेट किंगडम, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा। आगे बात समझ में? तो जितने भी बैक्टीरिया अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उनको उठाकर एक सेपरेट किंगडम में रख दिया जिसका नाम रखा मोनेरा। और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि दे आर प्रोकैरियोटिक एंड दे आर यूनिसेल्यूलर। आगे बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर इतना छोटा है जो बिना माइक्रोस्कोप के आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। वो सभी क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत वैरायटी आती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उसमें से भी जो बैक्टीरिया है ना, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं दैट आर बैक्टीरिया। कौन है वो? बैक्टीरिया। Hundreds of bacteria are representing in a handful of soil। अब उन्होंने ऐसे बोला कि अगर आप थोड़ी सी मिट्टी ले लें, ऐसे मिट्टी ले लें अपने हाथ पे, उस थोड़ी सी मिट्टी में भी ना लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होंगे। करोड़ों तो नहीं पर लाखों तो होंगे। ठीक है, मतलब कि दे सिंपली जस्ट वांट टू टेल अस कि बैक्टीरिया आर अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow and deep oceans। अब ये जो जगह यहाँ पे मेंशन है जैसे कि hot springs, then desert, then snow and then deep ocean। आप खुद सोचो यहाँ पे किसी नॉर्मल ह्यूमन का या किसी एनिमल का, किसी और भी एनिमल का एग्जिस्टेंस आपको पॉसिबल लग रहा है? पहला जो लिखा है हॉट स्प्रिंग्स, बताइए। अब हॉट स्प्रिंग्स में टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। क्या 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कोई नॉर्मल और एनिमल एग्जिस्ट कर सकता है? कभी नहीं, मर जाएगा वो। लेकिन वहाँ पे कौन एग्जिस्ट करते हैं? बैक्टीरिया। सेकंड लिखा हुआ है डेजर्ट। सिमिलरली डेजर्ट की बात कर ले तो डेजर्ट पे पानी ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई वाटर सोर्स है ही नहीं, पूरा दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान, रेत ही रेत, कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी सर्वाइव करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ कौन सर्वाइव करते हैं आराम से, खुश होकर? बैक्टीरिया। तीसरा आ जाओ स्नो। अब फिर
टेम्परेचर इतना कम है, -50 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, ठीक है। अब वहां पे फिर से कोई नहीं सोच रहा सर्वाइव करने का, लेकिन वहां कौन सोच पा रहे हैं सर्वाइव करने का? बैक्टीरिया। और लास्ट में कौन है? डीप ओशन। ओशन के एकदम डीप में पहुंच जाओ, डीपेस्ट लेयर में पहुंच जाओ ओशन की। ऊपर तो चलो ठीक है, जो टॉप लेयर होती है किसकी? सी की, उसको तो सनलाइट भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, सब कुछ। तो टॉप लेयर पे सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं हो गई ओशन में। हम कब कहाँ की बात करें? एकदम डीपेस्ट। अब कितना डीप होता है सी, उसमें जो डीपेस्ट लेयर है ना, वहाँ पे सनलाइट प्रॉपर पहुँचती है। लाइट तो होती नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है, क्योंकि सनलाइट इतनी नीचे जा ही नहीं पाती है। ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो गई। तो अब ऐसी कंडीशंस में जहाँ वहाँ कोई सा लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं बैक्टीरिया। तो इस पॉइंट से हमको क्या क्लियर होता है? इस पॉइंट से हमको ये क्लियर होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श कंडीशन। मोस्ट हार्श कंडीशंस में भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, गुड गुड। आपने बोला मैम ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया कि बैक्टीरिया जो होते हैं जहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है मैम, हमने मान लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम कैसे, ऐसा उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है कि हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे और बैक्टीरिया जैसा तुच्छ छोटा सा प्राणी वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा है? सोचिए, कितनी ज़्यादा गंभीर सोचने की बात। आपको बैक्टीरिया ने चैलेंज कर दिया कि देखिए, आप जहाँ नहीं जा सकते वहाँ हम जा सकते हैं। बुरा लग रहा होगा दिल से। तो इस बात का आंसर आपको आगे इसी लेक्चर में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, मैनी आर पैरासाइट्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट? पैरासाइट इज एनीथिंग जो किसी होस्ट के ऊपर रहकर वहाँ से उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट किसका एग्जाम्पल होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड का। हेटेरोट्रॉपिक मोड क्या होता है? दो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉपिक। देखो न्यूट्रिशन एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। पहला तो वो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। और दूसरा हो सकता है हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोट्रॉपिक आर द ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं है अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो वो कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो खाने पर, जो खाने के लिए अपने किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप बोलोगे मैम मम्मी तो ऑटोट्रॉप्स हो गई, क्योंकि मम्मी तो खाना बना देती है ना, मम्मी थोड़ी ना किसी पे डिपेंडेंट है। हम मम्मी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हम तो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हमारा क्लियर है। लेकिन मम्मी तो ऑटोट्रॉप्स हो गई क्योंकि वो खाना बना देती हैं। तो मम्मी खाना बनाना इज डिफरेंट, वो खाना कुक करती हैं, बट बाकी ऑल द वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग वो कहाँ से आ रही है? एवरीथिंग केम फ्रॉम द प्लांट सोर्स। तो ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ और सिर्फ कौन आ जाएंगे? सिर्फ आ जाएंगे प्लांट्स। प्लांट्स आ जाते हैं, मोस्टली प्लांट्स आते हैं, मोस्टली प्लांट्स। सिर्फ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो मोस्टली ऑटोट्रॉप्स में कौन आता है? मोस्टली प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉप्स में कौन आ जाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स में आ जाता है फंजाई एंड एनिमल्स। कौन आ जाते हैं? फंजाई और एनिमल, एनिमेलिया किंगडम जो है। तो हम होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स को फर्दर 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो क्या हो जाता है? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, देन उसके बाद में पैरासिटिक। तो दीज आर द 3 टाइप जिसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया है। होलोजोइक मींस जो पूरे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर जाए, सैप्रोफिटिक मींस जो डेड एंड डीकेइंग मैटर पर फीड करे, एंड पैरासिटिक मींस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक कर, उसको होस्ट बनाकर, उसके ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन लेकर खुद का सर्वाइवल करे। तो बैक्टीरिया किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं? तो आपने यहाँ से क्या सीखा? जो बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। अभी इस पॉइंट से हमने यही सीखा, क्या सीखा? कि वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। और हेटेरोट्रॉपिक में भी बेसिकली क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक में भी वो होता है पैरासिटिक। क्या होता है? पैरासिटिक। तो आपने यहाँ से इतनी सारी बातें बैक्टीरिया के बारे में सीखी। अब किंगडम मोनेरा कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट है अगर मोनेरा में, तो उसमें ये सारी बातें होंगी ही होंगी विदाउट एनी एक्सेप्शन।
ठीक है, तो सबसे पहली बात 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले कि दे आर प्रोकैरियोटिक्स। ये बात तो आपको बहुत दिन पहले से ही पता चल गई थी कि हाँ जी, जो मोनेरा होता है उसमें कौन आते हैं, उसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। सेकेंड चीज यूनिसेल्यूलर, सेकेंड चीज यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किसमें कैरेक्टरिस्टिक ही थी, वो तो मोनेरा की कि ऑल द यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा। तो सारे यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोट्स हो गए किसमें, किंगडम मोनेरा में। नो मेम्ब्रेन आर बाउंड ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्या मतलब है इसका, एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है ना, एक प्रोकैरियोटिक सेल का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल के में, सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, ऐसे सेंटर में जेनेटिक मटेरियल नेकेड लाई करता है। साथ ही साथ में हमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको पता है कि मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो आप अब इस पॉइंट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, कि देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन द सेल, ठीक है। सिंगल सेल्यूलर क्रोमोसोम, अब इसका क्या मतलब है सिंगल सेल्यूलर क्रोमोसोम। सिंगल सेल्यूलर क्रोमोसोम का ये मतलब है कि जो यहाँ पे इनका क्रोमोसोम है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, इट इज नेकेड, यहाँ पे खुला हुआ है। जो इनका जो क्रोमोसोम मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, बिकॉज अगेन इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन स्प्लिटिंग इन 2। अब ये क्या बात कर दी, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड बाइनरी फिजन एंड ब्ला ब्ला, क्या लिखा हुआ है ये। तो देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करता है, वो अपनी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी मतलब करता ही करता है रिप्रोडक्शन। क्यों करता है, बिकॉज उसको अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखनी है। वो नहीं चाहता कि वो अर्थ से वाइप आउट हो जाए। वाइप आउट होना समझते हो, कि मतलब वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि मैं इस दुनिया से ख़त्म ही हो जाऊँ। और वो ऐसा कैसे, अब उसकी तो एक लाइफ साइकिल है, मान लो वो 10 साल जिएगा, 10 साल बाद वो मर जाएगा। अब 10 साल बाद जब वो मर गया तो बस वो तो फिर ख़त्म हो गया अर्थ से। तो वो अपने 10 साल की लाइफ में क्या करेगा, वो अपनी 10 साल की लाइफ में रिप्रोड्यूस करेगा। जब वो अपनी 10 साल की लाइफ में रिप्रोड्यूस करेगा तो वो नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देगा। अब जब वो नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देगा तो वो अगले 10 साल जिएंगे। तो अगर ये मर भी गया पहले वाला, तो वो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेगी ना। इसीलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगर मैं बोलूँ कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो अगेन रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है यहाँ पर, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलिए बताइए किंगडम मोनेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे बाइनरी फिजन। क्या आंसर करेंगे आप, बाइनरी फिजन। अब अगेन कि बाइनरी फिजन होता क्या है, तो बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी मीन्स क्या होता है, 2। बाइनरी फिजन, मैंने बोला ये जो वर्ड बाइनरी है इसका मतलब होता है 2। इसका क्या मतलब होता है, 2। तो सिंपली क्या होता है बाइनरी फिजन में, एक ये है हमारी बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बीच में ये जेनेटिक मटेरियल है खुला हुआ। ये बैक्टीरियल सेल सिंपली क्या करती है, ये 2 में डिवाइड हो जाती है। 2 में डिवाइड हो जाती है कैसे, ये पहले ऐसे करके कुछ ऐसी वाली एक स्टेज आएगी, फिर एक ऐसी वाली स्टेज आएगी, और ये डीप होता जाएगा, फरो टाइप का जो है ये बीच में, और ये जेनेटिक मटेरियल है रेड रेड कलर का, और अल्टीमेटली जो ये सेल है वो 2 नई सेल बना लेंगे। तो जो ये एक बैक्टीरिया था इसको भी ऐसी वाला बना देते हैं। ये जो एक बैक्टीरिया था इसने क्या करे, 2 बैक्टीरिया बना दिए। तो बाइनरी फिजन इज नथिंग बट एक बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो सिंपली स्प्लिट हो जाती है 2 नए बैक्टीरिया में। आगे बात समझ, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो आपको रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फिजन। किससे होता है, बाइनरी फिजन से। आगे देखते हैं, ये देखो किंगडम मोनेरा,
क्या क्या बना हुआ है इसके ऊपर, कुछ तो भी बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, कैप्सूल, पाइलस, फ्लैजुलम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्या 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 लिखा हुआ है। तो ये एक टिपिकल मोनेरा का स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप उसमें देखो तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें सबसे ऊपर एक कैप्सूल होता है, थिक कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल बना हुआ है। फिर कैप्सूल के बाद में क्या होता है, कैप्सूल के बाद में होता है सेल वॉल, सबसे बाहर होता है कैप्सूल, ठीक है, फिर होता है उसमें सेल वॉल। मैं आउटर बॉडी लेयर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, कैप्सूल। फिर क्या होता है उसमें सेल वॉल, और इनर मोस्ट लेयर होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो दिस इज द आउटर मोस्ट, तो मैं इसको लिख देती हूँ 1। फिर सेकेंड होती है सेल वॉल, और थर्ड क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो होगी 3 उसकी बॉडी की लेयर। अब उसकी बॉडी पे हम अगर बात करें तो आपको ये कुछ प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स दिख रही हैं, ये तो कुछ पूरी बॉडी पे दिख रही है। और यहाँ देखो ये टर्मिनेटिंग पार्ट पे कुछ एक सिंगल सा लॉन्ग सा दिख रहा है ऐसा करके। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्मॉल ब्रिसल लाइक हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया या पिलाई बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं, पिलाई, PILI, पिलाई। और उसके बाद में जो ये लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फ्लैजुला। सीलिया जो होते हैं वो जनरली यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, पिलाई। और मोशन के लिए, मूवमेंट कराने के लिए, मोबिलिटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मोबिलिटी के लिए होता है फ्लैजुला। तो अब फिर क्वेश्चन कि मैम ये जो पिलाई नाम के छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर हैं, क्या ये उसको मूवमेंट में हेल्प नहीं करते? तो आंसर इज नो, वो उसको मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। पिलाई मूवमेंट में हेल्प उसको नहीं करते। तो पिलाई फिर करते क्या है, पिलाई उसको हेल्प करते हैं फॉर अटैचमेंट। उसको कहीं पत्थर, पहाड़, किसी उसके ऊपर पैरासाइट बन के चिपकना हो, उसको वहाँ पे क्लिंजिंग वाला एक्शन करना हो, क्लिंजिंग एक्शन, तो वो कौन कराता है, वो उसको कराता है पिलाई, ठीक है। और फ्लैजुला क्या कराता है, फ्लैजुला उसको मोटिलिटी में हेल्प करता है। फिर ये तो हो गया उसका आउटर बॉडी स्ट्रक्चर। इनर बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो इनर बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिख रहा है ये आपको, और ये जो ओपन वाइंडेड आपको बहुत थ्रेड लाइक ऐसे उलझा हुआ सा दिख रहा है, ये क्या है, ये उसका जेनेटिक मटीरियल है, किसका, बैक्टीरिया का। और जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो नेकेड होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसलिए आप इसे क्या बोल देते हो, इसलिए आप इसको बोल देते हो न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हो, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, इसके जेनेटिक मटेरियल को। न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। और साथ में अगर सेल ऑर्गेनल आपको बोला, आपने तो बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें कोई सा भी सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है, ठीक है, कोई सा भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। आप बात को नोट कर पा रहे हैं, कोई सा भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। अब किसी ने आपको बहुत पिटाई लगाई, बोले नहीं होता है, बताओ, चलो एक तो सेल ऑर्गेनल बताना ही पड़ेगा प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, बोलेंगे होता है होता है होता है, आपको नहीं पता, तो आप उनको क्या बताएंगे, आप उनको बताएंगे राइबोसोम। आप उन्हें क्या बताएंगे, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर द ओनली सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स वो कौन से हैं, राइबोसोम। इंक्लूजन बॉडीज एंड ऑल ये सब भी प्रेजेंट होती हैं, बट हम ये चीज़ें पढ़ेंगे जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे। अभी आपको एक टिपिकल मोनेरा का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। आउटर बॉडी की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है कैप्सूल, सेकेंड होता है सेल वॉल, थर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद में मोबिलिटी के लिए उस पर क्या होता है, मोबिलिटी के लिए उस पर होता है एक लॉन्ग फ्लैजुला। क्लिंचिंग एक्शन या कहीं से अधेयर होने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पिलाई। उसके बाद अगर बॉडी के इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है, इनर साइड पे उसमें होता है साइटोप्लाज्म, और उसमें नेकेड जेनेटिक मटेरियल जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, और साथ में सेल ऑर्गेनल कौन सा प्रेजेंट है, राइबोसोम। तो ये था एक टिपिकल मोनेरा का स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। अब क्या करा गया कि मोनेरा का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है मोनेरा का वो किस बेसिस पे है, पहला क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द शेप, इज बेसिस ऑन द शेप, बेसिस ऑफ द शेप, कि बैक्टीरिया का क्या शेप है। अब शेप्स तो आप पढ़ते आ रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड क्लास से ही शेप्स पढ़ने लगते हैं हम लोग, कि शेप्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इट इज़ अ ट्राइंगल, इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ रेक्टेंगल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वैसे ही जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो भी अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं तो शेप के बेसिस पर उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो 4 कैटेगरीज क्या है, नंबर 1 इज कोकस।
नंबर 1 इज कोकस। तो कोकस के आगे लिखा हुआ है स्फेरिकल। तो आपको यहाँ से क्या कंसेप्ट बना लेना है, कोई भी अगर बैक्टीरिया है और उसके अगर नेम में कोकस मेंशन है तो उस बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, इट इज डेफिनेटली विल बी अ स्फेरिकल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस, उसके नेम में ही कोकस आ रहा है ना, विच मीन्स इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो फर्स्ट इज कोकस, सेकेंड इज बेसिलस। अब व्हाट डू यू मीन बाय बैसिलस, तो बैसिलस इज रॉड शेप्ड। कोई भी बैक्टीरिया जो है वो इलोंगेटेड सा है, रॉड लाइक है, तो आप उसे क्या बोल दोगे, बैसिलस। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं बहुत सारे, तो अभी इन डायग्राम्स को हम लेटर ऑन स्टडी करते हैं। तो पहले हम याद कर लेते हैं कि पहले कौन से हो गए कोकस, स्फेरिकल इन शेप। सेकेंड कौन से हो गए, बैसिलस। बैसिलस कौन से होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड। थर्ड होते हैं विब्रियम। तो विब्रियम, अब विब्रियम का क्या आगे क्या लिखा हुआ है, विब्रियम के आगे लिखा हुआ है कॉमा शेप्ड। कॉमा समवॉट इस टाइप के, कॉमा कुछ ऐसे ही होता है ना, तो कॉमा शेप जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विब्रियम। तो विब्रियम में चल रही विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा कॉज करता है, तो वो बैक्टीरिया किसे आ जाएगा, विब्रियम कॉलेरा, विब्रियम वेराइटी का कॉमा शेप का होगा। एंड फोर्थ जो होता है वो स्पाइरलम होता है। कौन सा होता है, स्पाइरलम। तो स्पाइरलम का कैसा शेप होगा, स्पाइरल शेप्ड होगा। आती है बात आपको समझ। तो अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए कि इस शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, तो देयर आर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कोकस, सेकेंड इज बैसिलस, थर्ड इज विब्रियम एंड फोर्थ इज स्पाइरलम। कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल, बैसिलस होता है रॉड शेप, विब्रियम होता है कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम होता है स्पाइरल शेप्ड। अब आज इस फिगर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बोला था ना मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो आपको दिख रहा है ना स्फेरिकल, नीचे यहाँ पे है स्टाफाइलोकोकस, स्टाफाइलोकोकस कुछ तो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी आपको स्फेरिकल दिख रहा है। तो कोकस वर्ड मेन आपका फोकस किस पर रहना चाहिए, कोकस, कि अगर कहीं भी कोकस वर्ड आ रहा है तो इट इज स्फेरिकल इन शेप। अब सेकंड आ जाओ, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से क्या समझ में आ रहा है, एकदम लंबा सा कुछ बैक्टीरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो आप खुद ही देखो जल्दी से, दिख रहा है ना आपको, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। तो इट विल बी अ एग्जाम्पल ऑफ किसका, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बैसिलस का, रॉड शेप दिख रहा है आपको। देन उसके बाद में ये वाला आप एग्जाम्पल देखो, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस, ठीक है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, इलोंगेटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। फिर ट्रेपोनीमा पैलिडम, स्पाइरल, इलोंगेटेड स्पाइरल दिख रहा है, तो किसका हो जाएगा, स्पाइरलम का। देन आ जाओ विब्रियो कॉलेरा, बोला ना मैंने विब्रियो कॉलेरा कैसे दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट कॉमा शेप्ड दिखेगा। तो शेप के बेसिस पर ये बैक्टीरिया को बहुत 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, शेप के बेसिस पर। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, स्कूल बोर्ड्स में भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। Bacteria structure is very simple, but they are complex in behavior and show metabolic diversity. अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर स्टडी करके आ चुके हैं कि ठीक है, आउटर लेयर ये होगी, इनर में ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर जो था वो तो चलो ठीक है बहुत सिंपल था, ऐसे उसमें इतना कुछ नहीं था। लेकिन अगर हम उसकी बात करें बिहेवियर की, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब इसको क्यों बोला है कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, क्योंकि आप खुद ही देखो जहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा था वहाँ पर कौन सर्वाइव कर रहा था, वहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव करके दिखा रहे थे, कर रहे थे। मतलब कि कुछ ना कुछ तो उनकी बॉडी में इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है जो हमारे अंदर भी नहीं है ना। एंड शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और मेटाबॉलिज्म के लेवल पर भी उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। Some bacteria are autotrophic, synthesize food from inorganic substrate. Majority are heterotrophs. They do not synthesize the food but depend on other organism or on dead organic matter for food. तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन, ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन ऑफ मोनेरन्स बेसिकली। तो बैक्टीरिया मोनेरन्स के न्यूट्रिशन में हमें क्या याद रखना है कि वो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और दूसरा वो हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो अब से आपको लर्न कर लेना, आपको की कॉन्सेप्ट बना लेना है कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक में। आगे बात समझ। और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड, वो अपना खाना खुद कभी बना ही नहीं सकते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो मैंने आपको टाइप्स बताए थे ना हेटेरोट्रॉप्स के, हेटेरोट्रॉप्स में जो ये डेड ऑर्गेनिक वाला टाइप होता है कौन सा होता है, सैप्रोफिटिक,
कौन सा होता है? सैप्रोफिटिक। और जो ये वाला होता है डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, ये वाला टाइप कौन सा होता है? ये होता है पैरासिटिक। आगे बात समझ। तो हेटेरोट्रॉपिक में क्या हो सकता है? हेटेरोट्रॉपिक में आइदर दे कुड बी पैरासिटिक, पैरासाइट हो सकते हैं या तो, और दूसरा वो क्या हो सकते हैं? दूसरा वो हो सकते हैं अपना सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, सैप्रोफिटिक। तो दे कुड बी सैप्रोफिटिक और दे कुड बी पैरासिटिक अगर वो हेटेरोट्रॉपिक हैं। और अगर वो ऑटोट्रॉपिक हैं तो ऑटोट्रॉपिक में देखते हैं क्या हो सकता है, आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं। अच्छा, ये देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, ऑटोट्रॉप्स में भी दो कैटेगरी होती हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या दो कैटेगरी होती हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये जो ऑटोट्रॉप्स है ना, जैसे हमने हेटेरोट्रॉप्स में कई सारी वैरायटी पढ़ी है, वैसे ही ऑटोट्रॉप्स में वैरायटी होती है। पहले होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो क्या समझ में आ रहा है फोटो और कीमो? फोटो मीन्स जो सनलाइट को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या यूज करने वाले हैं? ये यूज करने वाले हैं सनलाइट को। और अगर जो कीमो ऑटोट्रॉप्स है, उसके नाम में कीमो आ रहा है, मतलब ये कुछ केमिकल सबस्ट्रेट्स को यूज करेंगे, केमिकल सबस्ट्रेट्स को, और अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। आगे बात समझ में। तो इसीलिए ऑटोट्रॉप्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, आगे बात समझ। अब आगे हम देखते हैं मोनेरा का क्लासिफिकेशन। तो मोनेरा का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है आर्के बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आगे बात समझ में। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, अब आपको क्या समझ में आता है? आर्किया एंड यू। आर्के मीन्स का मतलब ही होता है पुराना, ओल्ड, और यू मीन्स होता है न्यू। तो मतलब आपको क्या समझ में आया? जो बैक्टीरिया है उनकी दो क्लासेस हैं, एक पुराने बैक्टीरिया की क्लासेस और एक नए बैक्टीरिया की क्लासेस है। आर्के बैक्टीरिया आर द ओल्ड टाइप एंड यू बैक्टीरिया आर ऑफ न्यू टाइप। और अब आर्के बैक्टीरिया को फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? तीन। पहले होते हैं हेलोफिल्स, दूसरे होते हैं थर्मोएसिडोफिल्स और तीसरे होते हैं मिथैनोजेंस। क्लियर? अब आ जाओ यू बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया है? यू बैक्टीरिया को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है, मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। कुछ हो सकते हैं ऑटोट्रॉप्स और कुछ हो सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में अगेन दो कैटेगरी, अभी जो मैंने बताया, या तो वो हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और या तो वो हो सकते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और अगर वो हेटेरोट्रॉप्स हैं तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या हो सकते हैं? या तो वो हो सकते हैं पैरासिटिक और या तो वो हो सकते हैं सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो ये वाला क्लासिफिकेशन सॉर्ट ऑफ आप पढ़ चुके हैं। आगे आपको बात समझ में? ठीक है, अब हम डिटेल में देखेंगे आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया ये तो समझ में आ गया कि ओल्ड वाले बैक्टीरिया हैं। तो दे लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरियाज। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है आर्के और यू? पहले तो मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम बैक्टीरिया को ये दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया? तो इनमें जो डिफरेंस है ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया सेल वॉल में डिफरेंट है, इसलिए इनकी दो कैटेगरी क्रिएट हो गई। जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं और उनके एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई कि वो हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, मोस्ट हार्श कंडीशंस में रहते हैं, और इसी के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन है। तो अगर वो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज, तो उनका नाम रख दिया हेलोफाइल्स। देन अगर वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन पे, तो उनका नाम हो गया थर्मोएसिडोफिल्स। और अगर वो मार्शी दलदली इलाकों में मिलते हैं तो उसको हमने बोल दिया मिथैनोजेंस। तो आर्के बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट इन विच दे आर लिविंग। अगर सॉल्टी एरियाज में है तो दे आर नोन एज हेलोफिल्स, अगर टेम्परेचर बहुत टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में है तो थर्मोएसिडोफिल्स, और अगर मार्शी एरियाज में है, ठीक है, तो उनको बोल देंगे मिथैनोजेंस। तो दिस आर द थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब अगेन कि ये यू बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है, उसका आंसर भी यही है, और साथ ही साथ में कि ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कैसे कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हैं? ड्यू टू देयर सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अभी जब मैंने बोला था कि बैक्टीरिया ने आपको चैलेंज कर दिया है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि अरे सुनो आपको तो बैक्टीरिया ने चैलेंज कर दिया, बुरा नहीं लग रहा? तो इसका आंसर ये है, बैक्टीरिया जो है उसके पास एक सेल वॉल का ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसको इतने हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बचा रहा है।
इसलिए वो वहाँ इतनी गंदी कंडीशंस में रह पा रहा है। हमारी सेल में तो सेल वॉल ही नहीं होती, तो इसीलिए हम बैक्टीरिया से मात खा गए। आ रही है बात आपको समझ में? अगर शायद हम में सेल वॉल होती तो हम भी रह जाते, हम भी रह लेते हॉट स्प्रिंग्स में, सॉल्टी एरियाज में, और कहाँ नहीं। तो इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो इतना डिफरेंट है, इसलिए वो इसको इतनी हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। Methanogens are present in the guts of ruminant animal, cows, buffaloes, etc. They produce methane biogas from the dung of these animal. Methanogens की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? Methanogens जो होते हैं ना वो हमको ruminants के गट में मिलते हैं। रूमिनेंट कौन होते हैं? रूमिनेंट जनरली होते हैं काउ, बफेलो एटसेट्रा। रूमिनेंट की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो रूमिनेंट वो एनिमल्स होते हैं जिनका 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, उनको हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट। तो रूमिनेंट की जो गट होती है, गट जिसमें फूड बेसिकली जिसके थ्रू जाता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस। क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें? मिथेनोजेंस। तो जब इनका जो खाना गया इनकी बॉडी में, पूरा प्रोसेस हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली जब इन्होंने डेफिकेशन किया, मतलब इन्होंने डंग एक्सक्रीट आउट किया, ठीक है, डंग जब इनकी बॉडी से बाहर आया तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? उसमें ऑब्वियस ही बात है कि उसमें मिथेनोजेंस प्रेजेंट होंगे। और जब डंग इज क्या? गोबर, गाय का गोबर या भैंस का गोबर जो बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? उसमें प्रेजेंट होंगे मिथेनोजेंस। अब जब उसमें मिथेनोजेंस प्रेजेंट है तो उसको उठा के ले जाते हैं किसमें? बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट में जब वो गोबर एंड ऑल सब कुछ को प्रोसेस करते हैं तो मिथेनोजेंस वहाँ पे अपना एक्शन करते हैं और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? मीथेन गैस का। और उस गैस को अपन क्या बोलते हैं? बायोगैस। क्या बोलते हैं उसको? बायोगैस। आगे बात समझ? तो मिथेनोजेंस के बारे में क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेंट, ठीक है, गट ऑफ द रूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन में ये अल्टीमेटली हेल्प करते हैं। तो होप सो आर्के बैक्टीरिया क्लियर हुआ होगा। अगर आर्के बैक्टीरिया क्लियर है तो एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये वैसे हमने देख लिया है, द प्रोड्यूस मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। रिपीट हो गया है, कोई नहीं, देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में क्या है? दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग अ रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजुलम। अब क्या हो गया? यू बैक्टीरिया पहली बात तो कैसे अलग था आर्के से? इनको कैटेगरी इनको बोलेंगे न्यू बैक्टीरिया वाली, न्यू बैक्टीरिया की कैटेगरी है ये। क्या बोलेंगे इसको? न्यू बैक्टीरिया की कैटेगरी है ये। अब न्यू क्यों है? दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग अ रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजुलम इफ मोटाइल। तो पहले ही मैंने आपको ये चीज बोल दी थी कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्यों अलग है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए वो दोनों अलग अलग है। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो आप बोलोगे वो क्या फॉल्स बैक्टीरिया थे? बट ट्रू बैक्टीरिया इन द सेंस कि एक प्रॉपर जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, एक बाहर एक रिजिड कैप्सूल, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो लेते हैं वो होते हैं यू बैक्टीरिया। और अगर मैंने बताया था ना, अगर वो मोटाइल होते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला। गुड। और अगर उनको क्लिंजिंग एक्शन होता है उसके लिए क्या होते हैं? पिलाई। गुड, वेरी गुड। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉप्स। अब आपने पहले ही देख लिया था कि जो यूकैरियोट्स थे, जो यू बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ही न्यूट्रिशन के बेसिस पे था, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या था कि आइदर दे कुड बी ऑटोट्रॉप्स और दे कुड बी हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में भी दो कैटेगरी थी। क्या दो कैटेगरी थी? पहली थी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरी क्या थी? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब हम क्या समझते हैं फोटो और कीमो से? तो वैसे मैंने बता दिया बट एक बार और बता देती हूँ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जिसमें लाइट को यूज करके फूड सिंथेसाइज होगा। बेसिकली लाइट को यूज करके क्या रिएक्शन करी जाएगी? लाइट को यूज करके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाएगा, लाइट को यूज करके। किसमें? फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्या होगा? केमिकल्स की हेल्प से, केमिकल्स को यूज करके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाएंगे। तो आपको समझ में आया? ऑटोट्रॉप्स वाली अगर कैटेगरी है तो उसमें क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं? या तो दे कुड बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दे कुड बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इज दैट क्लियर? सेकेंड कैटेगरी जो है वो क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? हेट्रोट्रॉप्स की। तो हेट्रोट्रॉप्स की जो कैटेगरी है उसमें क्या हो सकते हैं? पैरासिटिक और क्या हो सकते थे? पैरासिटिक हो सकते थे और सैप्रोफिटिक। हेट्रोट्रॉप्स में हो सकते थे पैरासिटिक, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहकर फीड करेंगे होस्ट बना के, और दूसरा सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक।
ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, और ऑटोट्रॉप्स में कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर हो गया। They have chlorophyll A similar to that of green plant. अब यू बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, अब क्लोरोफिल ए के कारण हो क्या रहा है, क्लोरोफिल ए के कारण ये हो रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, तभी इनको हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, जो हम देखते हैं प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये वही वाला पिगमेंट है। तो इसीलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसीलिए उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोला है। दिस इज द रीजन। एग्जाम्पल क्या लिखा है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। तो समझ में आया इसको एल्गे क्यों बोल रहे हैं, एल्गे इज अ प्लांट, तो इसको प्लांट बोलने का रीजन ही समझ में आया आपको, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल ए, पिगमेंट क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स, और इसके कारण वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे। अब क्या होता है कि इसमें कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो लोग यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो इसमें कई सारी वेराइटी है साइनोबैक्टीरिया में, कि वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वेराइटी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। अब अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, तो जो उनकी कॉलोनी होती है, मतलब इनका जो पूरा ग्रुप होता है, उसके ऊपर एक जिलेटिन शीथ की कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक जिलेटिन शीथ की कवरिंग होती है। ठीक है, होती है कवरिंग, देखते हैं आगे क्या होता है फिर। They often form blooms in polluted water body. Some of them fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. अब जो ये वाली बात है ना, it is due to that covering, जो एक म्यूसिन की कवरिंग है ना उसके आसपास पे, ये जिलेटिन शीट जो है ना, जिलेटिन की कवरिंग जो है, ये जिलेटिन की कवरिंग के कारण क्या होता है, जो गंदा पानी, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर एक हरी हरी चिकनी चिकनी सी लेयर आपको चमकती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दलदल, गाद बेसिकली बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, उसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में ब्लूम्स। क्या बोलते हैं उसे अपन, ब्लूम्स। तो जो ब्लूम्स होते हैं वो कौन बनाता है, ब्लूम्स इज ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गे, और उसके ऊपर की वो जिलेटिन वाली कवरिंग। आगे बात समझ में, तो दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अब उसके साथ साथ इनमें एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। कौन सी सेल होती है इसमें, हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट क्या करती है, हेटेरोसिस्ट जो होती है वो हेल्प करती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस में हेल्प करती है, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़कर अमोनिया में कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोला मैंने, एटमॉस्फेरिक, ये जो है ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको पकड़कर किस में कन्वर्ट करना, अमोनिया में कन्वर्ट करना, ताकि प्लांट्स या बैक्टीरिया या जो भी कोई है उसको यूज कर पाए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ऐसे आप यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, अमोनिया में, ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ जाए। तो ये जो करते हैं उनको हम लोग कौन बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो ये करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया मेनली। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। और अब आपका वही क्वेश्चन कि मैम क्यों कर पाते हैं, तो क्यों का आंसर है बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज हेटेरोसिस्ट। उनमें एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्लियर हो गया होगा, डेफिनेटली। अब आ जाओ साइनोबैक्टीरिया में, और क्या लिखा हुआ है, कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अच्छा ये बात कौन बताएगा, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, बताओ जल्दी से क्यों होते हैं ये, इन्हें क्यों बोल रहे हैं, एल्गे क्यों बोल रहे हैं ये सब। अरे अभी हम रीजन पे काम करके आए, बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड, क्या होता है पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, जो किसके सिमिलर है, विच इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स। कंटेन क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइराइथ्रिन। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइराइथ्रिन, इट इज पिगमेंट प्रेजेंट इन एल्गे, मतलब प्लांट के पिगमेंट्स हैं ये। बट आप देखो एक बैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी प्रेजेंट है ये, तो इसीलिए इसको हम एल्गे बोलते हैं। दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स, टाइडल फ्लैट्स एंड मॉइस्ट सॉइल। वही वाइड हैबिटेट हो सकता है, कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं, और ये डिफरेंट हैबिटेट्स उनके मेंशन है।
दे एग्जिस्ट मोस्टली एज कॉलोनीज एंड फिलामेंट्स एंड समटाइम्स एज सिंगल सेल। तो आप ये भी पढ़ के आ चुके हो कि दे कैन एग्जिस्ट इन कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म और यूनिसेल्यूलर फॉर्म। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया का क्या चक्कर है? यू बैक्टीरिया आर द हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप होते हैं वो बेसिकली। तो हेट्रोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है? हेट्रोट्रॉप कि अपने खाने के लिए वो डिपेंडेंट है किसी और पर। अभी हम हेट्रोट्रॉप्स, हमने अभी ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिए। हमने यू बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ना, एक तो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में हमने किसको पढ़ा? ऑटोट्रॉप्स में हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया को। अब हम पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड कैटेगरी, दैट इज हेट्रोट्रॉप्स। तो अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ के आए? हम पढ़ के आए ऑटोट्रॉपिक वाला क्लासिफिकेशन। अब हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक वाला क्लासिफिकेशन। दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आ चुका है एक आध बार नीट में कि बताइए मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया ऑन द अर्थ क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया भी तो है ना, साइनोबैक्टीरिया, but they are not most abundant. Heterotropic eubacteria are the most abundant. The majority are decomposers और mainly ये क्या होते हैं? Decomposers होते हैं। मतलब dead और decaying material को ये decompose करते हैं, छोटे छोटे parts में split करते हैं। आ गई बात समझ? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर। अब ऑब्वियसली बात है हेट्रोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बना नहीं पा रहा है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, बट इट प्लेज अ मेजर रोल इन ह्यूमन लाइफ। हमारी जिंदगियों में इस बैक्टीरिया का बहुत ही बड़ा रोल है। तो देखते हैं क्या रोल है। दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही जमाते हैं आप, लैक्टोबैसिलस उसमें काम करता है। इट इज अ हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। आप ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। इट इज ड्यू टू यू बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। थर्ड इज फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एटसेट्रा। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यही बैक्टीरिया करता है। फोर्थ, सम आर पैथोजन कॉजिंग डिजीज। अब कुछ जो होते हैं पैथोजेंस भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है पैथोजेंस के? कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर। ये जो होते हैं वो डिजीज भी कॉज करते हैं। तो कुल मिलाकर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे काम के हैं बहुत ज़्यादा, और हमारी लाइफ में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ शड़बड़ भी करते हैं। और वो क्या है कि वो डिजीज कॉज करते हैं। आगे आपको बात समझ में? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की। तो हमने सारा क्लासिफिकेशन सब कुछ पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं उसके रिप्रोडक्शन। एज सच कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मेनली बाय फिजन। मेनली क्या होता है उसमें? बाइनरी फिजन। बताया था ना मैंने आपको। तो ये कैसा मोड हो गया? ये हो गया एसेक्सुअल मोड। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया, एक और एसेक्सुअल मोड। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? जब बैक्टीरिया को फील हुआ कि अभी कंडीशन सूटेबल नहीं है, अगर अभी हम ऐसे ही पड़े रहे तो हम मर जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? वो एक स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर के अंदर क्या होता है? स्पोर के अंदर दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव स्पोर और ऑल अराउंड देम। तो स्पोर की वॉल्स होती है हार्ड, और उसके अंदर वो हो गए प्रोटेक्ट। अब जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी वो स्पोर की वॉल्स बर्स्ट आउट होंगी और फिर से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? एसेक्सुअल मोड। They also reproduce by a sort of sexual reproduction, DNA transfer from one bacterium to another. अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एज सच इसमें गैमेट फॉर्मेशन एंड ऑल ये सब नहीं हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर, लेकिन एक हल्का फुल्का सा बहुत ही इनिशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है, जिसमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे एक बैक्टीरिया है ये, दूसरा बैक्टीरिया है ये दोनों ऐसे करके कनेक्ट होते हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसमें हो जाता है और ये इसमें आ जाता है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड नथिंग एल्स। तो मेनली इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो भी दो तरीके से हो सकता है। मेन होता है बाइनरी फिजन, कभी कभी हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन। और सेक्सुअल अगर कोई मोड पूछ ले आपसे, तो सेक्सुअल मोड में सिर्फ और सिर्फ कभी कभार डीएनए ट्रांसफर होता है। सिंपली डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो दिस इज सेक्सुअल टाइप। अब लास्ट एक कैटेगरी हम देखते हैं माइकोप्लाज्म। क्या होते हैं ये माइकोप्लाज्म? तो दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल।
अब ये आते तो मोनेरा में ही हैं, माइकोप्लाज्म जो है वो आते तो मोनेरन्स में ही हैं, लेकिन इनमें क्या एक एक्सेप्शन है, दीज आर द एक्सेप्शन एक्चुअली। तो इनका एक्सेप्शन ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। और आप इतनी देर से यही पढ़ते हुए चले आ रहे थे कि मोनेरा की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है जो उसको इससे बचाती है, उससे बचाती है, ऐसा वैसा। लेकिन आपने माइकोप्लाज्म में क्या देखा, इनकी यही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। दैट इज वाई दे आर द एक्सेप्शन। सिंगल सेल्ड हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, लेकिन इनमें बस सेल वॉल नहीं है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होता है, माइकोप्लाज्म। ऑब्वियसली बात है, मोनेरा में आ रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन क्या इसमें एक्सेप्शन क्या हो गया, सेल वॉल नहीं है, सबसे छोटे हैं और जो एग्जिस्ट करते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एनाएरोबिक कंडीशंस में रहना जानते हैं। जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है उन्हें हम बोलते हैं एरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें को हम बोलते हैं एनाएरोबिक। तो ये कैसे होते हैं, एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये मेनली करते क्या है, डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करने का ये काम करते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट माइकोप्लाज्म। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या डिटेल में पढ़ा, आज हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। बाकी देखते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू।